नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जिस सब्जेक्ट पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही गंभीर और बहुत शानदार विषय है। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोगों के बीच ला चुका हूँ। उसी का अगला भाग में जैसा कि आप लोगों से वादा वादा किया था कि मैं अगला भाग लाऊंगा और उस चीज को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, एक बहुत गंभीर विषय पे मुद्दे पे बहुत गंभीर विषय और संवैधानिक विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट अखिलेंद्र, प्रैक्टिसिंग लॉयर, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और बालाजी एसोसिएट्स का मैं लीगल हेड हूँ। साथियों, जो गंभीर विषय मैं रखने जा रहा हूँ वो एसी एसटी एक्ट से संबंधित है। अभी अभी समाज में एक छोटी सी घटना हुई हमारे जनपद में, चूंकि मूल जनपद हमारा जो है उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद है और उसी जनपद का मैं मूल और स्थायी निवासी हूँ। प्रैक्टिस हम लोग का दायरा थोड़ा सा बड़ा अपना हम लोगों ने कर रखा है और उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने घर से, अपने जिले से और अपने राज्य से और अपने देश से बड़ा अटूट लगाव हमको रहता है। एक युवक ने आत्महत्या कर ली इसी विषय पे। तो एसी बतौर वकील एसी एसटी एक्ट में क्या चीज़ें माइनर हैं और किस तरह की चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स ने और हाई कोर्ट्स ने एसी एसटी एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते हुए देखा था। तो ये अधिवक्ता जो नए हैं, जो एक्सपीरियंस है वो तो वेल नोन है, जो नए हैं उनके लिए विशेष हो सकता है, और जो समाज में राजनीति करते हैं या फिर राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके लिए भी विशेष हो सकता है। यह एक्ट जो है 1819 में बना था, 1918 में बना था। इसका रीजन था एक खास कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एट्रोसिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके जो बहुत अच्छे सेक्शन है जिनको पढ़ना जरूरी है वो है 31R, 31S, 312, 5A, 14, 15, 18 और 18A। ये हर सेक्शंस को, इसको पढ़ने के लिए सबको जरूरत चाहिए। और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी जो होती है, पब्लिश एक्ट जो एसी एसटी एक्ट होता है, जिसका मोटिव ये है कि जैसे सारे प्यूनिटिव सेक्शंस जो हैं 3 में है, लेकिन मोटा मोटी आपको एसी एसटी एक्ट कब लगता है ये मैं बताता हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति से को उसको इंफीरियर फील कराते हैं पब्लिक डोमेन में उसके कास्ट के की वजह से, और सब्जेक्ट पे नहीं, कास्ट की वजह से कि जिस कास्ट में वो पैदा हुआ है उस कास्ट की वजह से, उस कास्ट को डिनोट करके, उसको हाईलाइट करके आप उसको इंफीरियर कराते हैं, तो वो इंसल्ट करते हैं, तो वो एसी एसटी कैटेगरीज में ट्रीट होता है। वो उसको एसी एसटी कैटेगरी का ऑफेंस माना जाता है। या फिर उस कम्युनिटी के को आप जानते हुए उसकी प्रॉपर्टी पे किसी तरह का ट्रेसपास करते हैं या उसको फिजिकल असॉल्ट करते हैं, तब एसी एसटी एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। यह चीजें हैं। अब इसके लिए देखिए, दो प्रोसीजर्स हैं। अगर आप प्राइमा फेसी, अगर एंटीसिपेटरी बेल की बात की जाए तो इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक सेक्शन, एक जजमेंट ला लेट डाउन किया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। अगर एंटीसिपेटरी बेल रेफर्ड, ये 2025 में है, और सेक्शन 18 बेल का कॉन्सेप्ट जो है इसमें कैसे डील किया जाएगा, 18 और 18A में इम्पोज टू स्ट्रिक्ट बार टू 438 CRPC। ठीक है, व्हेन प्राइमा फेसी ऑफेंस इज डिस्क्लोज, इफ नो प्राइमा फेसी केस इज मेड आउट, लिमिटेड विदाउट रिमेन्स कंटेंशन विद द पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ये केस है 2020 का, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में लॉ लेट डाउन करते हुए कहा कि अगर प्राइमा फेसी एसी एसटी एक्ट केवल
कंटेंट नहीं आते हैं, नहीं लगा हो, उसके एविडेंस नहीं आते हैं, चाहे उस क्राइटेरिया में फुल फिट नहीं बैठता है, तो प्राइमा फेसी उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। ये एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट इस केस से डील होता है। लेकिन इसके लिए अगर स्टेट्यूटरी प्रोविजंस है बतौर डिफेंस काउंसिल, आप इसके लिए 482 का भी सहारा ले सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में, तो एंटीसिपेशन आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2025 में एलेज द कास्ट इंसल्ट, उन्होंने कहा, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा एलेज द कास्ट इंसल्ट मेड द प्रिवेंटली विद द होम एंड ड्यूरिंग द मटेरियल डिस्क्लोज डिड नॉट सेटिस्फाई द पब्लिक व्यू प्रोसीडिंग्स द क्वाइसिंग ऑफ 430 द रिलाइंग द हितेश वर्मा के केस में कहा ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट ने कि अगर कास्ट इंसल्ट मतलब उनका उसको उस जाति के लेकर उनको घर पे एक बंद कमरे में अगर उनके साथ किसी तरीके की घटना होती है जिसको पब्लिक प्लेस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उस दशा में कास्ट इंसल्ट की बात प्राइमा फेसी स्टेब्लिश नहीं होती है, इसलिए मैटर को क्वाइस भी किया जा सकता है। क्वाइस में मामला ये होता है कि एफआईआर और केस एक बार में ही समाप्त हो जाती है, ट्रायल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जुरिडिक्शन का एक अल्टीमेट पावर है जो 482 में पहले था, अब 528 में हो गया है। तो 528 में नए वाले वर्जन में है, लेकिन वही सेम चीज है, 528 में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं। अब आता है कि इसके कोर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, इस कोर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की व्यूज क्या हैं। देखिए, कोई भी एक्ट बनता है तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस, दो तरीके का यूटिलाइजेशन है। एक तो ACST एक प्रिवेंशन करता है एट्रोसिटी से, कि अगर उस कम्युनिटी के लोगों को हार्म पहुंचाया जाता है या उस कम्युनिटी के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है किसी अनदर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, तो उससे वो प्रिवेंट करने के लिए, रोकथाम करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ठीक बात। लेकिन इसका मिसयूज भी खूब हो रहा है और अच्छे लेवल पे हो रहा है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस एक्ट का मिसयूज नहीं हो रहा। आजकल इसको वेपनाइज कर दिया गया है, वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेपन के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें ऑनरेबल कोर्ट्स का जजमेंट था कि इसमें प्राइमा फेसी जो है एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 के केस में एंटीसिपेटरी बेल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एब्सोल्युटली बार वेयर द कंप्लाइंट डज नॉट डिस्क्लोज इन प्राइमा फेसी, ये पूर्णतः बंद नहीं है कि एंटीसिपेटरी नहीं मिलेगा। दूसरी अकाउंटेबिलिटी इसको की कि पब्लिक व्यू ऑन द अकाउंट ऑफ कास्ट आर द इंसल्ट ऑन द मेन प्रॉपर्टी प्रिवेंट द डिस्प्यूट विदाउट द कास्ट नेक्सेस। ठीक है, पूरा इंसल्ट करने का उनकी जाति के आधार पे 31R/S इम्प्लीमेंट होता था, तो वो 3110 जो लगता है, ये जो प्राइवेट SC/ST एक्ट पर प्राइमा फेसी लगा देती है पुलिस, इसमें भी हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डील किया। फिर सारावन सिंह वर्सेस स्टेट में 2008 में अर्लियर articulation of the within the public view, earlier articulation of the public view, not just a public place but presence of visibility of third party, means that अगर पब्लिक प्लेस ही है जो रोड है और इंसल्ट की तब बात आती है जब तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद हो, दो व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां इंसल्ट का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसमें केवल पब्लिक प्लेस में थर्ड पार्टी का भी वहां होना आवश्यक है। उस पब्लिक प्लेस पे एक एंट्रेंस दूसरे का भी रहा हो, वो रहा हो, तभी उसको माना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। अब एक अनदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, शरद सुभाष कस्थानी मंझन वर्सेस 2018 में वर्सेस लेजिस्लेटिव रिस्पांस 2080 अमेंडमेंट में, बैकग्राउंड ऑफ द सफर गार्ड वर्सेस मिसेज लेटर हार्मोनिज्ड
बाय द पृथ्वीराज चौहान, मतलब वही एंटीसिपेटरी वाली बेल की चीजें थी। देखिए इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि विक्टिम स्टेटस एंड नॉलेज, victim is ACST and the accused are new of the triggered on the account। कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसका पूरा इंटेंशन उनको उनके कास्ट के बेस पे इंसल्ट करने का रहा हो, तब तो हम उस सेक्शंस को लगा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति उस कास्ट से नोन ही नहीं है कि अब पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इस किस कास्ट का है, तो वहाँ SC ST एक्ट का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें उसको ट्रिगर नहीं कर पाएंगी। पब्लिक व्यू होना चाहिए। पब्लिक व्यू होना चाहिए कहने का मतलब है जो घटना हुई है वो पब्लिक प्रेजेंस और विजिबिलिटी में हो, वो आउटसाइडर हो, तब उसमें हम लोग का ना कास्ट नेक्सस में होता इंसल्ट ह्यूमिलिएशन बिकॉज ऑफ द कास्ट, नॉट मेयरली कंसेंडेंट विद द अदर डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब ये है कि उसके साथ अगर मान लीजिए खेत की लड़ाई है और उसमें आप कास्ट सेंसस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो चलने लायक चीजें नहीं होती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स है। यही केस जो है हितेश वर्मा वाली है और सरवन सिंह वर्सेस स्टेट वाली है 2008 में। सरवन सिंह वाले केस में क्लियर कहा गया है कि पब्लिक व्यू हो और पूरा पूरा उसका इंटेंशन अनदर डिस्प्यूट से ना हो, आपको ह्यूमिलिएट करना ही हो, आपको इंसल्ट करना ही हो, तभी वो उसमें अट्रैक्ट करेगा। ये तो हो गए हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए। अब हमारा सेक्शन है, हमारा पार्ट है जो डिफेंस काउंसिल नहीं है, और इस वेपनाइज एक्ट को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं लोग, उससे प्रिवेंशन के लिए ये चीजें मैंने बताई कि आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल लेने से बार नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी ऐसा किसी तरीके का एंटीसिपेटरी बेल का रिस्ट्रिक्शन लेने में नहीं है। अब रहा सवाल सेक्शन 18 और 18 जो बार्ड करता है, वो चीजें मैं थोड़ा सा आपको कंटेंट जो है लाने की कोशिश कर रहा हूँ विद द ओन नॉलेज विद द बुक्स। ये है हमारे पास SC ST एक्ट की बुक, और बिना इसको आपके सामने रखे पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होगा। और एक अच्छा इंटरप्रेटर का काम है सही कंटेंट सही तरीके से आप लोगों के साथ रखे। साथियों, इसके दुरुपयोग से अभी हमारी जनपद में एक जिंदगी बर्बाद हो गई। अग्रिम जमानत के लिए वर्जन के संवैधानिक मान्यताएं, जो उसकी संवैधानिक मान्यताएं थी, जो स्टेट्यूट था उसमें क्या उसकी अग्रिम 18, आप सेक्शन 18 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है संहिता की धारा 438 में कोई बात इस अधिनियम के लिए कोई अपराध करने का अभियोग जिस पर व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले संबंध लागू नहीं होगा। अब उसमें 18A जोड़ दिया गया। 18A एंटीसिपेटरी बेल अमेंडमेंट करके जोड़ने का प्रयास किया गया। ये मेरे पास पुरानी बुक है, शायद इसमें नहीं है, 18A नहीं है। आई विल चेक आउट माई ऑनलाइन बुक्स compilation which is have in iPad। 1 second please। अभी चेक करते हैं 18A है क्या और उसका स्कोप क्या है। इसमें स्ट्रिक्ट बार की बात कही जा रही है कि बार है कि 438 में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें प्राइमा फेसी केस में डाउट होता दिखता चाहिए। इसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। और वीडियो सेशन इसलिए लंबा होगा कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और रेलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए। अगर रेलेवेंट चीज़ें आपको जानकारी में नहीं आती हैं तो बेकार हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। आई विल बी पुट ऑन माई द शेड्यूल कास्ट of the Scheduled Tribe Caste Prevention Atrocity Act 1989 mandate that the no primary inquiry is required before the registering of the first information report, and no approval to need for the arrest
of an accused, even though the prohibited anticipatory for those accused under the act. This section was introduced in 2018, remove the safeguard for the accused individual and ensure the safety actions of the prevention act. अब इसमें आपको 18 ये एक कह रहा है कि, एक सेकेंड, किसी तरीके की एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई प्रारंभिक इंक्वायरी आवश्यक नहीं है, ना अरेस्ट के लिए कोई अनुमोदन की आवश्यक है, और किसी तरीके का आपको गिरफ्तारी के लिए एंटीसिपेटरी पे बाड़ लगाता है। यह जो 18A है 2018 का अमेंडमेंट है। लेकिन 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 जो हमारा पृथ्वीराज चौहान वाली केस है, नाम भी बहुत शानदार है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस स्टेट के केस में जो 2020 में एंटीसिपेटरी पे लागू करते हुए कहा गया कि अनुसूचित जनजाति में इस तरीके की अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अपराधों में अगर प्राइमा फेसी एफआईआर नहीं बनता है तो वो उनको एंटीसिपेटरी ग्रांट की जा सकती है। दो रेमेडी है एंटीसिपेटरी प्रोविजन। एक ही केस हमको अभी तक मिली है, और भी केसेज हैं, अभी मैंने जो रिसर्च किया है उसके अनुसार एक ही केस मिली है। मैं आप लोगों के समक्ष वो चीज़ें और भी इन्हेंस करके लाने की कोशिश करूंगा। और अगले सेशन को अगर आप चाहते हैं और इस पूरे स्कोप पे आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में एक एक सेक्शंस को क्या कंटेंट है किस तरीके से लगे, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे तो मैं उस चीज़ों को लाने की कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास यही है कि अथेंटिक जानकारी विद द अथेंटिक एंड रेलेवेंट पोर्शन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के वर्जन के साथ मैं आप लोगों के समक्ष रख सकूं। जय हिंद, जय भारत।